हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पीटीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कह दूँ कि इग्नोर माय वॉइस, तो थोड़ा मेरा गला ख़राब है, मैं ठीक नहीं हूँ। तो वैसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पीटीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम कवर करेंगे आपका फर्स्ट यूनिट का जो है टाइम डोमेन एनालिसिस। जो टाइम डोमेन एनालिसिस है, ये जो टॉपिक है ये बहुत लेंथी टॉपिक है। जैसे मैं आपको कहीं वेकेंट स्पेस में दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिख के मैं आपको बता देती हूँ कि जो टाइम डोमेन एनालिसिस है ना, एक मिनट, दिस इज़ नॉट शोइंग प्रॉपरली, डार्कर कलर ले लेंगे। जो टाइम डोमेन एनालिसिस है वो एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है। ये दो टाइप का होता है, आर एल सर्किट के लिए रजिस्टर और इंडक्टर, और आर सी के लिए। ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आर एल है इसके अंदर भी दो सब टॉपिक्स होते हैं। एक होता है ग्रोथ ऑफ करंट और दूसरा होता है डिके ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट, ठीक है। फिर जो दूसरा है टॉपिक वो उसमें होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो जो ये वाला वीडियो है इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे ये टॉपिक, जितना आरएल के अंदर आता है ये के अंदर ग्रोथ और डिके आता है, ये दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ना लंबा टॉपिक है, क्योंकि आपको वैसे पेपर में एक टाइम पर एक ही आएगा, या तो टाइम डोमेन एनालिसिस आरएल की आएगी या तो आरसी की आएगी, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल आराम आराम से समझना है। ये टॉपिक किसी टॉपिक के साथ भी मैच नहीं करता, बहुत एक अलग टॉपिक है, जनरस टॉपिक है, ठीक है। तो आप ध्यान देना पूरे वीडियो के ऊपर। तो देखते हैं अब। चलते हैं। सबसे पहले टाइम डोमेन एनालिसिस के बारे में भी बताया हुआ है, जिसको यहाँ पर इन्होंने लिखा है ट्रांजिएंट करंट्स। ये देखिए, ट्रांजिएंट करंट्स, द इलेक्ट्रिक करंट विच टेक्स फाइनाइट टाइम टू ग्रो टू मैक्सिमम वैल्यू। वो वाला इलेक्ट्रिक करंट जो कि एक फाइनाइट टाइम, यानी कि एक जो उसने टाइम रखा हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, वो वाला टाइम लेता है। द इलेक्ट्रिक करंट विच टेक्स फाइनाइट मतलब हमें उसके बारे में, उस टाइम की गिनती के बारे में पहले से पता है। टू ग्रो द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ज़ीरो टू डिके द मिनिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू वो बनाता है वो ज़ीरो से बनाता है, और जो मिनिमम वैल्यू वो बनाता है वो डिके करके बनाता है। वो डिके होता रहता है, तो वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से डिके होकर मिनिमम पर पहुंच जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में, कंटेनिंग एन इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ इज कॉल्ड ट्रांजिएंट सर्किट, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर यूज होते हैं एल और सी, अकेले अकेले या इकट्ठे, उसको हम ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। या और इसकी जब हम पढ़ाई करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम इसे टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट कहते हैं। आरएल या आरसी कुछ भी कह लीजिए। तो हम नीचे मूव करते हैं। ये हमें सबसे पहले एक डायग्राम शो की हुई है। इसमें बताया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज एलआर सर्किट कैसे होता है। ग्रोथ ऑफ करंट क्या है कि करंट फ्लो करता जा रहा है और करंट की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। पढ़ेंगे और साथ साथ देखते हैं इसमें क्या क्या है। आपने डायग्राम्स ऐसे ही बना लेनी है, बिल्कुल नीट स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या किया, कंसिडर एन LR सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF E थ्रू अ टू वे की। एक LR सर्किट बनाया, LR यानी कि उसमें इंडक्टेंस भी हो और रेजिस्टेंस भी हो। इंडक्टेंस, इंडक्टिव कॉइल लगा दी, कॉइल को जो है नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करके इंडक्टर बना दिया, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड कर दी, दोनों सीरीज में लगा दी। नीचे एक EMF, बैटरी की EMF है E, उसको कनेक्ट कर दिया और ये टू वे की लगा दी, टू वे की है। और जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसको वैसे अगर हम ओपन कर दें तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा, अगर ऐसे लगा दें तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, ठीक है। फिर ये के जो है की रिप्रेजेंटेशन है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है L -LdI/dt, ये पोटेंशियल है, डी भी पोटेंशियल है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर सीधा हम इसके जो है डेरिवेशन उसकी बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर करंट एट एनी इंस्टेंट व्हेन प्लग बिटवीन P एंड Q ऑफ टू वे की इज क्लोज्ड। जब प्लग जो है P और Q के बीच में क्लोज है, करंट थ्रू अ टू वे की सर्किट बिगिंस टू ग्रो। जब P और Q में ये वाला, ये देखिए P और Q में प्लग क्लोज है, मतलब ये पूरा सर्किट बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तब क्या करता है, करंट जो है वो बिगिन करता है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या कह रहे हैं इसके बाद, लेट एट एनी इंस्टेंट करंट इन द सर्किट बी I एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बी DI/dt। हमने ऐसे अपनी तरफ से मान लिया कि जो करंट है सर्किट में वो I है, ठीक है, I हमने लेट कर लिया, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो DI/dt है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब कि किस कैपेसिटी से जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हमने डिफरेंशियल ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, V = IR, ठीक है, जो कि था रेजिस्टेंस के नीचे लिखा हुआ, ये वही चीज़ है। देन हमारे पास लिखा हुआ है इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर। ये हमने ऑलरेडी बिफोर वाले जो आपने और टॉपिक्स पढ़े होंगे उनमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी इन द इंडक्टर उसकी वैल्यू -LdI/dt होती है। ये प्रीवियसली आर्टिकल का रिजल्ट है ये, और ये जो है ओम्स लॉ ही है कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर इज गिवन बाय V = IR, ठीक है। आपने साथ साथ में जो है मेरी बात सुनती जानी है और साथ साथ में लिखते भी जाना है, ठीक है। फिर अब इस चैप्टर में जो है वो आता है क्रिशॉफ्स लॉ भी आते हैं, क्रिशॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड क्रिशॉफ्स करंट लॉ, और यहाँ पर क्रिशॉफ वोल्टेज लॉ की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू क्रिशॉफ्स लॉ, टोटल EMF इन अ लूप इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप। वैसे क्या होता है, टोटल EMF प्लस टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू 0। इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके EMF को एक साइड लिखकर और सम ऑफ पोटेंशियल को एक साइड लिख दिया है, ये भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो EMF E ली है वो जो हमने सबसे पहले हमारे सर्किट में यहाँ पर EMF लगाई थी ना, ये वाली, ये ली है E, साथ में ली है EMF ये वाली -LdI/dt इंड्यूस EMF, और साथ में ली है ये वाली वोल्टेज V = IR, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, E आ गई लेफ्ट हैंड साइड पर, EMF इंड्यूस्ड EMF -LdI/dt इज इक्वल टू IR, जो कि थी रेजिस्टेंस की वोल्टेज, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये वाला इधरली साइड भेजकर इसको प्लस कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई E = LdI/dt प्लस IR, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आपने इक्वेशन बनाते जाना है। नेक्स्ट आगे है, when I is equal to I0, the maximum value of current in a constant or steady value, then जब हमने यहाँ पर
हमने क्या किया, आई की वैल्यू को आई नॉट के बराबर लिख दिया। तो जो मैक्सिमम करंट था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन अ कांस्टेंट स्टेडी वैल्यू, देन जो डी आई अपॉन डी टी है वो इक्वल टू ज़ीरो बन गया और डी आई नॉट अपॉन डी टी भी ज़ीरो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स आई नॉट आर। क्योंकि हमने डी आई अपॉन डी टी को ज़ीरो बना दिया, ये डी आई अपॉन डी टी था, इसको हमने ज़ीरो बना लिया। तो जब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया ई के साथ डी आई अपॉन डी टी, तो ज़ीरो हो गया, उसको हम नहीं लिखेंगे। साथ में क्या था, आई आर था, आई को हमने आई नॉट लिख दिया, तो आई की जगह आई नॉट आ गया, एक जो पार्ट है वो हट गया, तो ये बन गई ई इज इक्वल टू आई नॉट आर। यही हमने सेकंड इक्वेशन इसको मान लिया। अब है वैल्यू, अब लिखा हुआ है इस यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब ये जो वैल्यू ई की आई है आई नॉट आर, इसको हमने इक्वेशन 1 में लिख लिया, तो क्या हमें मिला, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये थी इक्वेशन 1। इसमें आई की वैल्यू जो है वो पुट की, सॉरी जिसमें ई की वैल्यू पुट की, आई नॉट आर इधर लिख दिया, बाकी आज राइट हैंड साइड सेम, यहाँ आ गया आई नॉट आर, यहाँ आ गया एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर। आई नॉट आर ये वाली पार्ट जो है यहाँ माइनस हो गया, आई नॉट आर माइनस आई आर। राइट हैंड साइड पर रह गया एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। अब क्या किया, आर जो है इन दोनों में से आर को कॉमन कर लिया, आर को साइड पर लिख दिया, तो ये आ गया ब्रैकेट में आई नॉट माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब हमने ना इंटीग्रेशन में ऐसा करना होता है कि जो सेम चीज़ की इंटीग्रेशन है और वो जो वेरिएबल है और डी के साथ कुछ भी है वो एक साइड कर लेना है। जैसे यहाँ पर डी आई है, तो डी आई के नीचे हमने इसको इधर साइड को भेज दिया है, डिनोमिनेटर में आ गया, और डी टी के साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ कॉन्स्टेंट्स रख लेंगे, यानी कि एल आर और एल को एक साइड रख लिए, साथ में डी टी, इसको हम एक बॉक्स में बना देंगे। तो ये एक टाइप की इक्वेशन बन गई है जो कि है आर अपॉन एल इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई अपॉन आई नॉट माइनस आई। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, यही लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। दोनों साइड्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर भी हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इधर भी। ठीक है, तो मैंने पहले कांस्टेंट अलग कर दिया, आप चाहे पहले कांस्टेंट में लिख लें, ऐसे लिख लें एक स्टेप। ठीक है, फिर अगले स्टेप में ऐसे कर दें, कांस्टेंट बाहर निकाल कर लिख दें। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। देन फॉर्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन का लगाया है, इंटीग्रल ऑफ वन, ये थोड़ा डार्क यूज़ करती हूँ, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन प्लस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है लॉग ऑफ वन प्लस ए एक्स अपॉन ए। वैसे ही लॉग ऑफ वन प्लस ए एक्स अपॉन ए क्या आ गया, -1 नीचे। राइट हैंड साइड में आर एल ऐसे रहा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी इज टी प्लस के। ठीक है, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ओके, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, के को हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लिया। कांस्टेंट हम ज़रूर यूज़ करते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो। ठीक है, अब हमने अपनी तरफ से ही माना कि जो वैल्यू टी की है उसको भी ज़ीरो ले लिया और जो वैल्यू आई की है उसको भी ज़ीरो ले लिया। जब टी ज़ीरो होगी तो आई भी ज़ीरो होगी। फिर इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। इक्वेशन 3 ये थी। ठीक है,
लिखी हुई है मैंने दोबारा, ये पूरी इक्वेशन 3 है ये वाली, इसमें टी की वैल्यू भी 0 और आई की भी 0, आई की जगह 0 आ गया, माइनस लॉग ऑफ आई नॉट माइनस 0 इज इक्वल टू आर एल इंटू टी की जगह 0 प्लस के। तो ये आ गया माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू के, इसको फोर लेट कर लिया। अब हमारे पास एक के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक मिनट, इसको वैल्यू में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, substituting the value of k in equation 3 we get minus log I minus I is equal to RT upon L minus log I नॉट, k की जगह माइनस लॉग I नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो स्टेप में है, स्टेप में भी सेम यही वैल्यू आएगी, ये मुझसे थोड़ा गलती हो गया, ये मत लिखिएगा आप लिखिएगा माइनस लॉग ऑफ आई नॉट माइनस सॉरी आई नॉट माइनस आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट माइनस आई, उसके बाद लिखिएगा लॉग प्लस लॉग आई नॉट, पहला ये स्टेप, माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई प्लस में लॉग ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख देना है, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। लॉग ऑफ आई नॉट माइनस आई माइनस लॉग आई नॉट इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल। अब यहाँ पर ये है लॉग ए, ये है लॉग बी, माइनस का साइन है बीच में, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। जब ये बन गया लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो जो ए की वैल्यू थी आई नॉट माइनस आई, लॉग ऑफ आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर अपॉन एल इंटू टी, ठीक है। अब जब लॉग होता है एक साइड पे, तो हम इस लॉग को दूसरी साइड पे एंटी लॉग के फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं और वो आ जाता है एक्सपोनेंशियल की पावर में, जो भी राइट साइड पर हो। तो यहाँ से लॉग चला जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड रह जाती है आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट, और राइट हैंड साइड पर ई की पावर में जो भी राइट हैंड साइड पर होता है वो बन जाता है, तो ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल बन गया, ठीक है। फिर क्या किया, जो ये आई नॉट है इसको इंडिविजुअली दोनों साइड्स डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है उसको आई नॉट ले लिया, तो और माइनस का साइन जो है वो जो एलसीएम है उसको अलग अलग डिवाइड में लिख दिया। तो अब ये आ गया हमारा आई नॉट अपॉन आई नॉट माइनस ऑफ आई अपॉन आई नॉट, which is equal to आई नॉट अपॉन आई नॉट माइनस आई अपॉन आई नॉट विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू, ये एक ही पावर में है, माइनस आर टी अपॉन एल, तो ये दोनों जो है कैंसिल होके 1 बन गया, और माइनस आई नॉट आई अपॉन आई नॉट जो है एज इट इज़ रहा, ये 1 जो प्लस में था इधर जाके माइनस में आ गया, और ई की पावर भी एज इट इज़ रही। अब जो माइनस का 1 ये जो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ये जो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया, यानी कि ये वाला माइनस इधर चला गया, तो ई के सामने माइनस आ गया, सामने माइनस आ गया, और माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 के सामने प्लस हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आई इज इक्वल टू, ये जो आई नॉट डिनोमिनेटर में था ये राइट हैंड साइड पर चला गया, ये बन गया आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल, ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 5।
काफ़ी लेंथी है ये जो टॉपिक है। पीटीयू के जितने भी ना पीवाईक्यू हैं वो आप ज़रूर पेपर के पहले सॉल्व करके जाइएगा। जनरली जो है पीवाईक्यू से ही पेपर आ जाता है। तो हम आगे देखते हैं। लेट एल आर इज इक्वल टू टॉ वे टॉ इज नोन एज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ये हमने अपनी तरफ से लिया कि एल आर जो है वो टॉ के इक्वल है। टॉ इज अ ग्रीक वर्ड। एल आर अगर टॉ के इक्वल है तो आर एल जो है वो 1 टॉ के इक्वल है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एल आर इज इक्वल टू टॉ। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए आर अपॉन एल इक्वल टू 1 टॉ। ठीक है, ये लिख देना आप अपने नोट्स में। तो अगर ये आर और आर अपॉन एल यहाँ पर था और ये टॉ के इक्वल है तो आर अपॉन एल की जगह मैंने 1 टॉ लिख दिया और माइनस का जो टी है वो एज इट इज़ आ गया। तो ये इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 बन गई। तो ये बन गया आई इज इक्वल टू आई डॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टॉ। नेक्स्ट लिखा हुआ है इक्वेशन 5 जो बनी है उसको हम कह सकते हैं इज नोन एज, यहाँ पर आपने लिखना है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। HELMHOLTZ equation which gives the value of current in LR circuit at any time t, जो कि हमें वैल्यू ऑफ करंट देती है at any time t। This shows that current grows exponentially in series LR circuit। इससे हमें ये पता चलता है कि जो करंट है सीरीज़ के LR सर्किट में वो एक्सपोनेंशियली मतलब e की पावर में ग्रो करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी वैल्यू देखते हैं। टाइम टेकन बाय करंट टू हैव मैक्सिमम वैल्यू, कि करंट ने कितना टाइम लिया कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए। जो इक्वेशन 5 है वहाँ पर आई जो है वो आई नॉट के इक्वल है इफ़ ये ई की पावर जो है ज़ीरो हो जाए। ई की पावर ज़ीरो कब होती है, जब ई की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में हो या टी जो है वो इन्फिनिटी हो, यानी कि टाइम कितना लग जाता है, टाइम इन्फानाइट लग जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, thus current in series LCR circuit becomes maximum आई नॉट आफ्टर इन्फानाइट टाइम। टाइम जो है वो इन्फानाइट लग जाता है करंट को मैक्सिमम तक पहुंचने तक। द वेरिएशन करंट आई विद टाइम इन एल आर सर्किट इज शोन बिलो। जो है आई और जो टाइम टी के बीच में वेरिएशन है वो हमने ग्राफ से यहाँ पर शो की हुई है। ये देखिए यहाँ पर जो है ऊपर वाई एक्सिस में जो है आई नॉट करंट है, मैक्सिमम करंट है, और यहाँ पर टाइम टी है। तो जो ये ग्राफ है ऐसे बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है, ई की पावर में एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अभी जो हमारा है फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है जो है ग्रोथ ऑफ करंट। इसके बाद में जो है डिके ऑफ करंट का भी पार्ट है इसी के बीच में। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट जो है वो है टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर। देन इक्वेशन 5 बिकम्स टी की पावर को टी को हम एल अपॉन आर पुट करेंगे। तो अगर ई की पावर में
पहले e की पावर थी -RT/L। इस t की जगह अगर मैं L/R कर दूं, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो e की पावर -1 रह गई। वो ही हमने यहाँ पर लिख दिया। जो नॉर्मल इक्वेशन थी वो थी, सबसे पहले जो इक्वेशन थी वो थी I = I0 × 1 - e⁻RT/L। ये माइनस का साइन है। अब t की वैल्यू L/R होगी, तो I = I0 × 1 - e⁻1 वैल्यू आ गई, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका नहीं पता चल रहा तो मैं साइड में भी बताती जा रही हूँ। I = I0 × 1 - e⁻। नेक्स्ट पार्ट में ये क्या किया, I = I0 1 - e⁻ को लिख लिया 1/e। e की वैल्यू जो है यहाँ पर लिखी हुई है 2.718, उसको पुट किया 1। I = I0 × 1 - 1/2.718। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है, आपने ऐसे याद रखनी है, बार बार सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, I = I0 × 1 - 0.368। तो इसको माइनस करके बन गया 0.632 इंटू I0। यहाँ 0.632 को इन्होंने लिख दिया I = 63.2% ऑफ I0। ठीक है, ये यानी कि आ गया आपके 63.2% ऑफ I0। The inductive time constant of series LR circuit is defined as the time during which the current in LR circuit grows 0.32 times its maximum value। यानी कि जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है वो शो कर रहा है कि जो आपका LR यानी कि इंडक्शन और रेजिस्टेंस का जो सर्किट है उसमें जो टाइम है वो ग्रो कर रहा है 6.632 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। वो मैक्सिमम वैल्यू से भी 0.632 टाइम्स जो है ग्रो कर जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इसका थोड़ा सा रिकैप दे दूं। क्या क्या किया, सबसे पहले हमने पता किया इसमें कि टाइम डोमेन एनालिसिस क्या होता है। टाइम डोमेन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की फाइनाइट टाइम में वैल्यू देखते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू से 0 बन जाए या डिके होकर मिनिमम वैल्यू बन जाए मैक्सिमम से। ठीक है, ये किस किस चीज़ में देखा जाता है, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। इसमें हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस के साथ ये वाला टॉपिक दिया है। सबसे पहले जो हमने ये सर्किट बनाया, इसमें हमने 3 टाइप की EMFs ली। एक हमने ली EMF E, एक हमने इंडक्टर लगाया, उसका इंड्यूस्ड EMF आ गया -LdI/dt। एक हमने पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर देखा, वो था V। और यहाँ पर 2 वे की का यूज़ किया, PQR का, और K से की को रिप्रेजेंट किया। फिर हमने सिंपल करंट वगैरह की वैल्यूज़ ली और उसका डिफरेंशियल की वैल्यू ली। जो जो पोटेंशियल्स थी उनके बारे में लिखा। किरचॉफ का लॉ लगाया, उसमें सभी EMF की वैल्यू पुट करी, EMF की फर्स्ट इक्वेशन बना ली। फिर हमने कह दिया कि जो I है वो I0 के इक्वल है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है, तो E की वैल्यू हमारी I0R बन गई। फिर इनको सॉल्व करके हमने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करके K की वैल्यू निकाली, K की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट किया, जिससे हमने मेन हमारा जो आंसर है वो निकाल लिया। फिर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट लगा दिया, तो यहाँ पर हमारी हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बन गई। फिर हमने टाइम टेकन देखा कि क्या टाइम लगा है हमें मैक्सिमम वैल्यू अप्रोच करने के लिए, तो हमें टाइम पता चल गया, इनफाइनाइट टाइम लग गया हमारा। ठीक है, फिर हमने ये ग्राफ देखा जो कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है I0 और T के बीच में। फिर हमने इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट देखा, जिसको हमने T = L/R लिया। फिर हमने एंड पर हमें क्या पता चल गया, जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है वो डिफाइन किया जाता है टाइम ड्यूरिंग विच द करंट इन LR सर्किट ग्रोज 0.632 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये एक मैंने बना दिया 30 मिनट्स का वीडियो, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी अराउंड इतने का ही होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।